गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर विल रेल सॉरी रेल मुझे लगा यूट्यूब पे चल रही है। वेलकम टू कैरियर विल एप्लीकेशन। हाँ भाई, आ जाओ वॉरियर्स, जल्दी जल्दी आओ आओ और आके बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? विपिल कुमार हेलो जी, निखिल जी हेलो, अभिषेक, भूदेव, नितेश, ऑल ओके मैम। यूट्यूब फॉर्मेट से क्लास चल रही है? अब नहीं चल रही होगी बेटा, अब नहीं चल रही होगी। हाँ 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 हाँ। आगे स्टार्ट करें? अभी भी यूट्यूब फॉर्मेट से क्लास चल रही है? अभी भी चल रही है? अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हाँ, अभी भी यूट्यूब फॉर्मेट से क्लास चल रही है। ये लोग मेरे पेशेंस का इम्तिहान ले रहे हैं। ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्या किया जाए बच्चों, आप बताओ क्या किया जाए? अभी भी यूट्यूब फॉर्मेट से क्लास चला रहे, क्या किया जाए इनका? हाँ, यूट्यूब का फॉर्मेट ही है। रुको, मैंने क्या बोला था संजय, मेरी क्लास कभी भी यूट्यूब फॉर्मेट से मत चलाना। मैडम उसको मैं कर रहा हूँ, हम चेंज क्या? क्लास लगाने से पहले ही चेंज कर दिया करो यार। मैडम 6 क्लास होती है एक मिनट की, आती 10 मिनट पहले, आप सबकी सेट करनी पड़ती है। तो मेरी क्लास में मत करा करो, बाकी सबके चला दिया करो यूट्यूब फॉर्मेट से, ठीक है? मेरी नहीं ठीक चलाया है करो। अब कल से नहीं करूंगी मैं फोन, ठीक है? फिर मैं क्लास नहीं लूंगी कल से। अब डन है मैम। डन। चलो एक बार और छोड़ दिया जाए, बच्चे हैं है ना। चलो अब नहीं चलेगी, है ना? मैम फांसी दे दीजिए। अरे बाप रे, इतना बड़ा गुनाह है क्या? फांसी दे सकते हैं क्या? है ना, कोई बात नहीं, आज मैंने धमका दिया है कि मैं कल से क्लास नहीं लूंगी, है ना। ये लोग अगर नहीं सुनेंगे ना, बेटा पता है क्या, टीचर का काम होता है क्लास में आके पढ़ाना। अब मुझे नहीं पता है कि ये प्राइवेट सर्वर पे कैसे चलती है, यूट्यूब पे कैसे चलती है। अगर मुझे आ रहा होता तो बेटा मैं कर देती 1 मिनट में सॉल्व। आप खुद सोचिए, नहीं खुद कर देती मैं सॉल्व। अब इतना परेशान हो रहे हैं बच्चे मेरे, तो मैं खुद ना कर देती ये चीज, लेकिन मुझे आता ही नहीं है बेटा ये करना। लेकिन आज मैंने लास्टली बोला, अगर कल यूट्यूब फॉर्मेट पे क्लास चली ना, तो हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही कह दूंगी मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं नहीं लूंगी, सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं कह दूंगी मैं नहीं ले रही क्लास, है ना। अपने आप सीधे हो जाएंगे, ये अपने आप सीधे हो जाएंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, पिछली क्लास में, है ना। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? पहला, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन रहती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखो बच्चा, इसको कोशिका झिल्ली मत समझ लेना। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली क्या होता है? सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो न्यूक्लियस के बाहर होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखना, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। पहली बात तो 2 झिल्ली होती है। तो अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कौन सा एक सेल ऑर्गेनली है या कोशिका का कौन सा हिस्सा है जिसके बाहर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, तो एक तो आज आपने पढ़ लिया न्यूक्लियस होता है, दूसरा आपको पढ़ाएंगे कल की क्लास में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर एक और आएगा आगे क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं, उसके बाहर भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये सेल के अंदर 3। मैम आप बहुत अच्छा डांस करते हो। अबे डांस अच्छा करती हूं मैं? किसी और मैडम का वीडियो देख लिया होगा, है ना। चलो सुनो, क्या कि न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो 2 लेयर से बनी हुई होती है। सिंपल सी बात है भाई, ऐसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होंगी वो 2 होंगी, ऐसे ऐसे 2 लेयर होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली ऑफ सेल। कोशिका का 2 झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, राइट। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? तो लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है बच्चों। अब मैम ये लिपोप्रोटीन क्या होता है? बेटा नाम में क्लियर है, लिपो का मतलब लिपिड्स, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, बस
ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इसका काम क्या होता है बेटा? काम क्या होता है आप बताओगे बेटा? काम क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन देना। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। तो ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है बच्चा, ये न्यूक्लियस को सुरक्षा देने का काम करती है। ये न्यूक्लियस का सुरक्षा कवच है, जिस कवच के अंदर न्यूक्लियस सेफ है, केंद्रक सुरक्षित है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट जो न्यूक्लियस का हिस्सा था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। याद करने की चीज बस ऊपर वाली दो है, दो लेयर से बनी हुई होती है। और दूसरा आप क्या बताएंगे बेटा? दूसरा ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बेटा? नाम से क्लियर है, न्यूक्लियस, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस का लिक्विड हिस्सा होता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है? तरल हिस्सा, ये तरल भाग होता है। और आप लोग ये बोलते हो ना, मेरे से गुस्सा होते हो ना कि मैम पीएनजी अपलोड नहीं करती हैं, पीएनजी अपलोड नहीं करवाती हैं। बेटा मैं डेली पीएनजी भेजती हूँ। अब टीम नहीं कर रही है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं सीख लेती हूँ या तो, है ना, कैसे पीएनजी अपलोड होती है। आज मैं पीएनजी वाले को भी टाइट करने वाली हूँ, जो पीडीएफ अपलोड करता है ना उसको भी मैं आज टाइट करने वाली हूँ। उसको भी बोलूंगी अगर तुम डेली पीएनजी नहीं डालोगे तो भाई मैं क्लास नहीं लूंगी। इनको असली रूप दिखाना पड़ेगा अभी, है ना। चलो, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इस लिक्विड के अंदर रहता क्या है वो आपको लिखना है। इस लिक्विड के अंदर एक तो आरएनए पाया जाता है और प्लस आप लिखोगे प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात तो समझ में आ गया, जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के भी कौन से हिस्से में होता है आरएनए? तो आप क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है ना, न्यूक्लियस के प्लाज्म में होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा? जब आप किसी न्यूक्लियस के सेंटर में देखोगे तो एक पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का, किस कलर का? बैंगनी कलर का, जैसे गेंद होती है ना, बॉल होती है ना, वैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ऐसे ऐसे, ये मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीचों बीच ऐसे डार्क पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का आपको एक गेंद होती है ना, खेलने वाली क्रिकेट बॉल होती है, वैसा पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है बेटा? ये जो स्ट्रक्चर दिखती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल होती है कब? जब कोई सेल क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है। बस इसे स्टार करो, इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाई देती है, कब दिखाई देती है? कोशिका विभाजन के समय। अब बच्चों ये कोशिका विभाजन क्या होता है, हालांकि हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल सुनो, जब कोई एक सेल डिवाइड करती है तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। हाँ जी मैम, कोई कोशिका विभाजित होती है तो वो क्या होता है? तो आप क्या बताओगे बेटा? उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। तो जब भी अगर आपको न्यूक्लियोलस देखना है तो आपको ऐसी सेल उठानी पड़ेगी जिसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा तभी दिखाई देगा जब कोई कोशिका अपने आप को विभाजित कर रही है। तो एग्जामिनर कैसे पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियस के उस हिस्से का नाम बताओ जो सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के समय विजिबल होता है। तो वो कौन सा होता है बेटा? वो न्यूक्लियोलस होता है। नेक्स्ट, क्रोमेटीन क्या होते हैं? न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। केंद्रक के अंदर क्या होती है बच्चों? धागे नुमा संरचना पाई जाती हैं। और वही धागे नुमा संरचनाएं आगे चलकर, पता है ये धागे नुमा संरचनाएं क्या क्या बनाती हैं? डीएनए बनाती हैं, और एक शब्द है क्रोमोसोम। शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है, सब पढ़ाएंगे। तो आगे चलकर यहीं से क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र बनते हैं, और यहीं से क्या बनते हैं बेटा? यहीं से आपका डीएनए बनता है। अब आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं। क्या क्या? नंबर 1 पे आरएनए, नंबर 2 पे डीएनए। तो क्या हमें आरएनए डीएनए पढ़ना नहीं पड़ेगा? यस मैम, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये न्यूक्लियस के 4 हिस्से होते हैं। कहां पे आरएनए होता है, कहां पे डीएनए होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। पिछली क्लास में फोटो दिखा दी थी, फिर भी अगर आपको फोटो दिखा के मैं आपको फिर से पढ़ाऊं तो ये देख लो, ये रहा न्यूक्लियोलस। ये धागे नुमा संरचनाएं दिख रही है, इन्हीं से आगे चलकर डीएनए बनता है, और इसके अंदर जो लिक्विड रहता है उसके अंदर आरएनए रहता है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। देखो, एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है। ऐसा होता है न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे बेटा कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। In the nucleus of cell, there are 2 types of nucleic acids are present.
केंद्रक के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड, बेटा नाम से क्लियर है, वो एसिड जो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। कौन कौन से हैं? तो आप क्या बताओगे बेटा, नंबर 1 पे होता है डीएनए और नंबर 2 पे होता है आरएनए। तो अब आज मैं पढ़ाऊंगी डीएनए आरएनए के बारे में अच्छे से आपको, क्या होते हैं ये डीएनए, क्या होते हैं आरएनए। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। हाँ जी मैम, पहली बात मुझे ये बताओ, अगर आपसे पूछे डीएनए आरएनए कहां होते हैं सेल के अंदर, तो आप क्या करके आओगे, न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि मैम ने साफ साफ लिखा है ये एसिड्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ये बात आपकी मैम नहीं बोल रही है, पता है ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा था कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर दो प्रकार के केंद्रक अम्ल पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ जरा ये डीएनए आरएनए का पोस्टमार्टम करते हैं, क्या होते हैं ये डीएनए आरएनए। सुनो, पहली बात, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहला फुल फॉर्म डीएनए का क्या है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, हिंदी में सेम नाम है, बस एसिड की जगह अम्ल हो जाएगा, तो हिंदी में कैसे लिखोगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसकी आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो हिंदी में क्या बन जाएगा बच्चों, राइबो न्यूक्लिक अम्ल बन जाएगा। ये लो डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म हो गई। दूसरा पॉइंट सुनो, फुल फॉर्म तो हो गई, दूसरा पॉइंट सुनो, क्या कि जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर कहां कहां पाया जाता है। डीएनए की साइट क्या है, साइट का मतलब होता है जगह, और बच्चों इसको तो आप जितने स्टार कर सकते हो उतने कर लो, रेलवे में, बीपीएससी में, सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस सब में आता है क्वेश्चन। क्या पूछता है, कोशिका के कौन कौन से हिस्से के पास डीएनए होता है, आपको यह पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे डीएनए एक तो न्यूक्लियस में होता है ना भाई, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियस में तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी मैम, दूसरा डीएनए कहां होता है, सुनिए ध्यान से, दूसरा डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रियन में। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, जी हां, उसके पास खुद का डीएनए होता है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हिंदी में कहते हैं हरित लवक। याद रखिएगा, हरित लवक सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, हम लोगों में नहीं होता है बेटा, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, सुनिए जरा ध्यान से, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी कहां कहां डीएनए होता है, तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढना है, आपको ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट ढूंढना है। बेटा इन तीनों के पास डीएनए होता है, इन तीनों के पास क्या होता है, डीएनए होता है। लिख दोगे, हाँ जी मैम। चलिए अगला, आरएनए कहां कहां होता है, आरएनए न्यूक्लियस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि ये इसके फुल फॉर्म में ही न्यूक्लिक है, तो ये न्यूक्लियस में तो होगा ही होगा, जी हां। दूसरा ये कहां मिलता है, ये मिलता है सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब लिक्विड, द्रव, वो लिक्विड जो सेल के अंदर है, आगे पढ़ाएंगे कहां होता है, उसके अंदर मिलेगा। तो आरएनए की जगह दो जगह होता है आरएनए, और जबकि डीएनए होता है वो सेल में 3 जगह पाया जाता है। और बच्चा ये एग्जाम में हल्के में मत लेना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली कि कहां डीएनए होता है, कहां आरएनए होता है सेल के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा। जी मैम बता देंगे। अब आओ अगला, अगला क्या डिफरेंस होता है डीएनए आरएनए में। डीएनए में जो होती है वो 2 राइबोज शुगर पाई जाती हैं। डीएनए में कितनी राइबोज है, 2 राइबोज शुगर। लिख दो, डीएनए की संरचना में 2 राइबोज शर्करा पाई जाती है। मैम याद कैसे करें, अरे डीएनए के फुल फॉर्म में आता है डी, डी का मतलब यहां डाई है, 2 राइबोज शुगर, तो डीएनए 1 राइबोज शुगर, 1 राइबोज शुगर, तो आप क्या करके आओगे, वो आरएनए। आरएनए की संरचना में 1 राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब बच्चों एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे क्या कि डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी शुगर पाई जाती हैं,
तो डीएनए और आरएनए की संरचना में राइबोज शर्करा होती है। जैसे आप लैक्टोज खाते हो, माल्टोज खाते हो, गैलेक्टोज खाते हो, वैसे ये भी शुगर है। डीएनए में 2, आरएनए में 1, डीएनए में 2, आरएनए में 1। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। चलिए नेक्स्ट सुनो, अगला सुनो। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलित संरचना वाला होता है। 2 कुंडली होती है बेटा इसके अंदर। कैसे? सुनो, 1 कुंडली, 2 कुंडली, इनको हेलिक्स कहते हैं। तो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, राइट। और जो आरएनए है वो होता है सिंगल हेलिक्स। आरएनए कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स, 1 कुंडलित। आरएनए बेचारा ऐसा है, ये लो, ये आरएनए है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं डीएनए कितने हेलिक्स है? 2। आरएनए कितना? 1। डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने बताई थी? बेटा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक 2 महान साइंटिस्ट, 2 वैज्ञानिक एक साथ जुड़कर क्या बताया? इन्होंने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने कहा कि डीएनए 2 हेलिक्स वाला होता है। डीएनए 2 हेलिक्स वाला होता है। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, है ना, किसने बोला था ये बात? तो वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था। आ गई बात समझ में? हाँ जी मैम आ गई। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट में। मैम समझ में आ गया डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, चलो बात समझे। अगर मैं आपसे पूछ लूं डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में? किसके बने हुए होते हैं? अभी शायद किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे किसी बच्चे ने इंस्टाग्राम पे भेजा था यहां से, ठीक है। अब सुनो जरा, डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं? इसको बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, प्लीज प्लीज, है ना। क्या डीएनए और आरएनए बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के? किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। ये अभी मुझे किसी बच्चे ने भेजा था, अभी रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका हुआ था बेटा, सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था क्या? अभी उसमें आया था, ठीक है। डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। साइड मत कर देना, एस मत लगा देना, टी लगेगा, एस करते ही गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। अब मैम हमें क्या पता ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? चलो मैं समझाती हूं। आपको क्या लिखना है? डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? सुनो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से बना हुआ होता है। कितने कंपोनेंट से? ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 घटक पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो सुनो। न्यूक्लियोटाइड्स में एक तो आपको बेटा शुगर चाहिए। क्या चाहिए? शुगर, शर्करा चाहिए। तो आप खुद देखिए ना, पिछले स्लाइड में पढ़ाया मैंने, डीएनए और आरएनए में राइबोज शुगर होती है, ठीक है ना। अरे पहले न्यूक्लियोटाइड समझो बेटा, फिर बताएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। रुको रुको, अभी पहले न्यूक्लियोटाइड तो समझो, फिर पॉली शब्द लगाएंगे। न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए एक तो शुगर चाहिए, हाँ जी मैम। दूसरा आपको चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। क्या चाहिए आपको? फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। या आप लिख सकते हो बेटा, फॉस्फेट ग्रुप की जगह क्या मिल सकता है? फॉस्फोरिक एसिड मिल सकता है। फॉस्फेट समूह है, या इसी पे अथवा लगा के लिख दो बेटा, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए? फॉस्फोरिक अम्ल चाहिए। अब मैम ये फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट कहां पाया जाता है? सुनो, मैंने कहा ना ये डीएनए डबल हेलिक्स है। ये स्ट्रैंड जो है ना, ये हेलिक्स, ये फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं? फॉस्फेट के बने होते हैं। इनके पास फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो आरएनए सिंगल हेलिक्स है, लेकिन इसके पास भी तो होगा ना फॉस्फेट लिंकेज। ये फॉस्फेट लिंकेज होती है, ठीक है। ये जो आपको हेलिक्स पढ़ाया है ना, ये फॉस्फेट हेलिक्स कहलाता है। ओके मैम, समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स बनने के लिए तीसरी संरचना चाहिए होती है, जिनको बोलते हैं हम नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस हिंदी में बोलते हैं बच्चों नाइट्रोजन युक्त क्षार। ऐसे क्षार जिसके आगे नाइट्रोजन लगा हुआ होता है,
उसे हम नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं, उन्हें हम नाइट्रोजीनियस क्षार कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार कहते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं? यही डीएनए और आरएनए बनाती है। अब बच्चों, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये डीएनए और आरएनए में एक नहीं होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए में लाखों करोड़ों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। पोली शब्द का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब, जब न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत सारी यूनिट्स बार बार रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, तो वो डीएनए और आरएनए बनाती हैं। तो आपको कैसे याद रखना है? एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए ये तीन चीजें चाहिए, और डीएनए और आरएनए में हजारों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो मैं यहां पे पोली शब्द यूज कर लूं? हाँ जी मैम, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। शायद आपको इसका नाम समझ में आ गया होगा। आ गया? हाँ जी मैम। अब बच्चों सुनो, आपको ये पता लग गया डीएनए आरएनए में शुगर कौन सी होती है, आपको पता लग गया राइबोस शुगर है। डीएनए में 2 होती है राइबोस, आरएनए में 1 होती है। आपको ये पता लग गया कि फॉस्फेट ग्रुप डीएनए आरएनए में कहां होता है, तो ये डीएनए और आरएनए का हेलिक्स बनाता है। हेलिक्स का मतलब होता है उनकी कुंडली बनाता है। डीएनए में 2 हेलिक्स, आरएनए में 1 हेलिक्स। ठीक है। अब ये नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन से होते हैं डीएनए और आरएनए में, वो हमें समझना है। तो जरा सुनिए, डीएनए और आरएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। 2 प्रकार के डीएनए आरएनए का काम क्या है? रुको बेटा, काम पे अभी आएंगे ना। डीएनए और आरएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। जो पहले होते हैं उनको प्यूरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरीन। ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगी, दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं पिरिमिडीन। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं प्यूरीन पिरिमिडीन कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या करोगे बेटा? डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब कौन कौन सी प्यूरीन पाई जाती है और कौन कौन सी पिरिमिडीन पाई जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, डीएनए की स्ट्रक्चर में आप पहले ऐसे समझो, डीएनए छोड़ो, बाद में पढ़ाएंगे। 2 प्यूरीन होती हैं और पिरिमिडीन 3 होती हैं। चलो मैं आपको पहले एक फोटो दिखाती हूं, आप समझना इस फोटो को। मैम ये क्या चल रहा है? ये देखो डीएनए आरएनए। इस फोटो को थोड़ा जूम करो तो आपको क्या क्या समझ में आता है इस फोटो से। देखो बहुत कुछ समझ में आएगा। मैम 2 हेलिक्स है तो डीएनए है, मैम 1 हेलिक्स है तो आरएनए है। अब आप यहां पर जब देखते हो तो आपको कुछ शब्द लिखे हुए हैं, देखो सी जी है ना, ए टी, ये रहा ए टी है ना, ए टी सी जी, इसमें भी देखो सी जी ए यू। यही होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। देखो लिखा हुआ है बेस पेयर, बेसों का जोड़ा होता है, क्षार का जोड़ा। तो यही होते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन। तो आइए जरा हम अपनी स्लाइड पे नोट्स में लिख दें कि प्यूरीन और पिरिमिडीन ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं बेटा। अब प्यूरीन कौन कौन सी होती हैं? प्यूरीन होती है एडनिन। पहली प्यूरीन होती है जिसको बोलते हैं एडनिन, सेम नाम है एडनिन, एडमिन मत कर देना, ठीक है। दूसरा आपको बताना है, दूसरी होती है ग्वानीन। ग्वानीन, दूसरी प्यूरीन कौन सी होती है? ग्वानीन, ठीक है। पिरिमिडीन कौन कौन सी होती है? थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा मुझे, ये लो इधर लिखते हैं, ठीक है। और पिरिमिडीन कौन कौन सी होती है? ये एरो यहां से हटा देती हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, यहां लगा लेंगे, ठीक है। पिरिमिडीन नंबर 1 पे होती है जिसको बोलते हैं साइटोसिन। नंबर 1 पे होती है उसको बोलते हैं साइटोसिन, ठीक है। नंबर 2 पे होती है उसको बोलते हैं थाइमीन। थाइमीन, सेम नाम हिंदी में है थाइमीन, थाइमोसिन मत कर देना। और नंबर 3 पे आती है उसको बोलते हैं यूरेसिल। यूरेसिल, ओके बच्चों। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं। अगर मैं आपसे कभी पूछ लूं डीएनए आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेस कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्यूरीन पिरिमिडीन।
प्यूरीन कितनी होती है? 2। एडनिन प्यूरीन है कि पिरिमिडीन है? प्यूरीन है मैम। ग्वानिन प्यूरीन है कि पिरिमिडीन है? प्यूरीन है मैम। पिरिमिडीन कौन कौन सी होती है? यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। हाँ जी मैम, समझ में आ गया। अब सुनो, डीएनए और आरएनए का मेन डिफरेंस क्या होता है? डीएनए और आरएनए का मेन डिफरेंस क्या होता है वो सुनिए इस फोटो में। एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया, डीएनए में 2 शुगर होती है, आरएनए में 1 शुगर होती है। डीएनए में 2 फॉस्फेट हेलिक्स होते हैं, आरएनए में 1 होता है। अब नाइट्रोजीनियस बेस से क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में? तो आइए जरा आपको समझाते हैं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। बेटा, जब डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो डीएनए में हमेशा ए जो होता है वो डबल बॉन्ड से टी से जुड़ता है। ए का मतलब एडनिन, टी का मतलब थाइमीन। कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। और ये जो बॉन्ड होता है ना डीएनए की स्ट्रक्चर में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंद होता है। और डीएनए की स्ट्रक्चर में सी जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जी से जुड़ता है। सी का मतलब साइटोसिन और जी का मतलब ग्वानिन। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। अब आरएनए में सुनो, आरएनए में क्या होता है? आरएनए में क्या होता है बेटा? आरएनए में ए डबल हाइड्रोजन के साथ यू से जुड़ता है, सी ट्रिपल बॉन्ड से जी से जुड़ता है। डिफरेंस समझ में आया? क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी, 3 ही तो लिखी है बेटा। एक तो ये कू नाम की लड़की है बेटा, ये थोड़ा सा अपना नाम सही लिखो। कू बोलते हुए अच्छा थोड़ी लगता है बेटा। 3 ही तो लिखी है, पिरिमिडिन। ठीक है, अब मेरे को डिफरेंस बताओ। देखो बेटा, डीएनए और आरएनए का जो मुख्य डिफरेंस है वो क्या है? डीएनए में हमेशा एडनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है। एडनिन किसके साथ जुड़ेगा? थाइमीन के साथ। एडनिन क्या है? ये प्यूरीन है। और लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट स्लाइड पे पढ़ाया, थाइमीन क्या है? थाइमीन एक पिरिमिडीन है। थाइमीन एक पिरिमिडीन है। जबकि बच्चों आरएनए के स्ट्रक्चर में ए किसके साथ जुड़ता है? यू के साथ जुड़ता है। यानी कि जो एडनिन होता है ना वो किसके साथ जुड़ेगा? यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। किसके साथ? यूरेसिल के साथ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डीएनए के स्ट्रक्चर में एडनिन के साथ कौन सी पिरिमिडीन जुड़ती है? थाइमीन। आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमीन की जगह कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। क्या याद आया? क्या याद हो गया? हाँ जी मैम, हो गया। अब इस फोटो में देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस फोटो में डीएनए में देखो, सी किसके साथ जुड़ा है? जी के साथ। साफ साफ लिखा हुआ है सी जी के साथ। तो आप पहले सी लिखो बाद में जी लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। और यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ए किसके साथ जुड़ा हुआ है? टी के साथ। और यहां पे साफ साफ दिया हुआ है, देखो बेटा, डीएनए में एडनिन पाया जाता है किसके साथ? थाइमीन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है? ग्वानिन के साथ। अब आरएनए में देखो, आरएनए में देखो सी और जी तो कॉमन है, जबकि ए में कौन जुड़ गया? यू जुड़ गया। तो देखो साइटोसिन ग्वानिन कॉमन है और ए के साथ यूरेसिल जुड़ गया। ये वाला डिफरेंस डीएनए और आरएनए का मेन डिफरेंस होता है और यही एग्जामिनर पूछता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि डीएनए और आरएनए में ये सब क्या चल रहा है? ये आज के बाद कोई आपको फोटो दिखा दे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ मैम, ये डबल हेलिक्स, ये सिंगल हेलिक्स, इसमें 2 राइबोस शुगर, इसमें 1 राइबोस शुगर। ये फॉस्फेट जो हेलिक्स है ये डबल है, ये फॉस्फेट का बना हुआ होता है या फॉस्फोरिक एसिड का बना हुआ होता है। इसमें मैम 1 होता है। फिर आप बता सकते हो इसमें एटीसीजी होता है, इसमें एयूसीजी होता है। और ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। और बेटा ये सारी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर डीएनए और आरएनए बनाते हैं। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर का मेन डिफरेंस याद कर लेना, एटीसीजी एयूसीजी।
अब जैसे एक बच्चे ने पूछा मेरे से कि मैम ये बताओ डीएनए का क्या काम है, आरएनए का क्या काम है। चलिए फिर आपको पढ़ाते हैं डीएनए और आरएनए का काम। एक डिफरेंस और लिख लो डीएनए आरएनए में। नेक्स्ट एक और लिख लो, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए की स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। डीएनए की संरचना में एक प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। जबकि बच्चों आरएनए की स्ट्रक्चर में ऐसे कोई प्रोटीन नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि आरएनए की स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, ये प्रोटीन नहीं देखने को मिलते हैं। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम क्या करते हैं ये काम डीएनए में, अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद। हो गया? हाँ जी मैम हो गया। मैम मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं रेलवे की तैयारी करूंगी या नहीं? नहीं बेटा, नहीं बेटा, है ना। चलो आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। चलो अब बात करते हैं मैम ये डीएनए आरएनए करते क्या है। मुझे ये बताओ, आपने सुना है ना कि पापा का डीएनए मम्मी पापा का डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच होना चाहिए, है ना। आपने कभी सुना होगा डीएनए टेस्ट करवाते हैं, है ना कभी सुना होगा आपने ये चीज। हाँ सुनी होगी। अब आइए जरा, मैं हमारी सेल पढ़ा रही हूं, मैं वायरस नहीं पढ़ा रही हूं आपको। वायरस छोड़ो, बाद की बात है। हमारी सेल्स में डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। ये वो पदार्थ है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। डीएनए का काम होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाना। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें हमारी पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। जैसे मेरी पिछली पीढ़ी क्या है? मेरे माँ बाप। तो मेरे माँ बाप से मुझे लक्षण मिले हैं, मेरे लक्षण मेरे बच्चे में आए हैं, उसके लक्षण उसके बच्चे में जाएंगे। तो ये जो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हो? उन्हीं को आप जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हो बेटा। क्या कहते हैं इन्हें? हम जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं बच्चा? ऐसे लक्षण जो आपको पिछली पीढ़ी से मिले हैं। जैसे आप बोलोगे मैम क्या क्या? जैसे आपकी हाइट। जी हाँ, आपकी हाइट जो होती है वो डिपेंड करती है आपके माता पिता की हाइट कितनी है। आपके बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपकी स्किन का कलर, ये सारे लक्षण हमें पिछले पीढ़ी से मिलते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब डीएनए पिछली पीढ़ी से आया है, यानी मेरे माता पिता से मेरे में डीएनए आया है, तो मैं अपने डीएनए को माता पिता के डीएनए से मैच करूं। मां से भी डीएनए आता है, पापा से भी डीएनए आता है, तो मेरा डीएनए मेरे माता पिता के डीएनए के हूबहू जैसा होगा। लेकिन अगर मैं अपना डीएनए किसी और आपके मम्मी पापा के साथ मैच करूं, तो क्यों मैच होगा? नहीं होगा ना बेटा, है ना। तो आगे बात समझ दे, बात आ गई मेरी समझ में। तो डीएनए और आरएनए डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो क्या करता है? वो जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। कैसे करता है? पढ़ाएंगे, आगे आएगा, है ना, आज ही आ जाएगा। ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। ठीक है बच्चों, ये लक्षण वो होते हैं जो जन्म के साथ आपके माता पिता से आप में आए हैं। ठीक है, अब आइए इधर आइए बेटा। क्या इधर आरएनए जो होता है, आरएनए जब भी देखोगे आरएनए का काम होता है प्रोटीन मेकिंग एंड सिंथेसिस। हमारे सेल्स के अंदर जो आरएनए होता है वो प्रोटीन बनाता है और उसका संश्लेषण करता है। लिख दीजिए, आरएनए का कार्य प्रोटीन बनाना और उसका संश्लेषण करना है, और उसका संश्लेषण करना है मतलब उस प्रोटीन को अपनी जगह पहुंचाना है, जिस जगह जरूरत है सेल में, उसका संश्लेषण करना है। अरे मैम आरएनए प्रोटीन बनाता है? हाँ भाई मैम, हम तो प्रोटीन बाहर से खाते हैं। अरे बाबा, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं
बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में ही बनते हैं। जैसे हमारे बालों में एक प्रोटीन होता है केराटिन प्रोटीन। कभी बाहर से खाया है क्या? कभी सुना है मैं केराटिन प्रोटीन खा रहा हूं? नहीं, वो हमारा बॉडी खुद बनाता है। किसकी हेल्प से? आरएनए की हेल्प से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमन बॉडी में उस न्यूक्लिक एसिड का नाम बताओ जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। आपका आंसर होगा आरएनए। आपका आंसर होगा आरएनए। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ मैम, आ गई। अब डीएनए को छोड़ दो, आरएनए के नीचे आओ यहां पर। ठीक है, आरएनए के नीचे लिखो। आरएनए 3 प्रकार का होता है बच्चों। हाँ, आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा मैम? नंबर 1 पे होता है, उसको बोलते हैं एमआरएनए। इस एम की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए हिंदी में बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए। अरे जो संदेश लाता है, आप भी तो मैसेज भेजते होंगे ना, किस पर? फेसबुक का मैसेंजर होता है, उस पर मैसेज भेजते हैं आप, ये संदेश लाता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं आरएनए, और आर का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए हिंदी में सेम नाम है, लिख लीजिएगा। और तीसरा होता है टीआरएनए। टी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित आरएनए। स्थानांतरित आरएनए ट्रांसफर कराएगा बेटा ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एमआरएनए कोडिंग करके मैसेज लाता है कितना प्रोटीन बनना है, ये बताएगा कितना प्रोटीन बनना है और किस हिस्से को प्रोटीन की जरूरत है। बालों को प्रोटीन की जरूरत है ना, नाखूनों को प्रोटीन की जरूरत है। तो एमआरएनए मैसेज लाता है भाई साहब कहां पे कितना प्रोटीन की जरूरत है। फिर क्या करता है बेटा? आरएनए उतना ही प्रोटीन बनाता है। ये वाला प्रोटीन बनाता है बेटा, ये प्रोटीन बनाता है। इट इज द मेन आरएनए फॉर प्रोटीन मेकिंग। ये मुख्य आरएनए, लिख दो यहां पे, ये मेन आरएनए है बेटा, ये मुख्य आरएनए है। क्यों बोलते हैं इसे मेन? क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। ये मैसेज लाया कितना प्रोटीन कहां बनना है, कितनी जरूरत है, इसने बना डाला। ये क्या करके आ जाएगा? ये उतना ही प्रोटीन ट्रांसफर करके आएगा। बताओ कि जहां से मैसेज आया था कि भाई इतना प्रोटीन लाना है। सोच रहे होंगे हमारे बॉडी में क्या क्या चलता है ना। हाँ, ये सब होता है हमारे शरीर के अंदर, राइट। तो एमआरएनए मैसेज लाता है, आरएनए राइबोसोमल आरएनए मेन प्रोटीन होता है जो उसको बनाता है, टीआरएनए ट्रांसफर कराता है। अब बच्चों मैं आपको 2 शब्द बता रही हूं जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ने होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना, बस आपको शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या शब्द आपसे अभी डीएनए आगे वापस पढ़ेंगे, डीएनए के नीचे कुछ नहीं लिखा है। देखो बच्चों 2 शब्द होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, इसको बोलते हैं हिंदी में, वैसे कभी कभी एग्जाम ना ट्रांसक्रिप्शन लिख के दे देता है। एक होता है बच्चा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर किसी बच्चे ने बायोटेक्नोलॉजी किया होगा तो उसकी तो याददाश्त एकदम वैसी वाली हो गई होगी, अरे मैम हमने पढ़ा है ये। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुवादन। अनुवादन, ठीक है। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है ट्रांसलेशन, वो सुनो। डीएनए से आरएनए बनता है हमेशा, सुनिएगा जरा। जो डीएनए होता है ना वही आरएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आगे बात समझ में? हाँ मैम। फिर आरएनए क्या करता है? आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से क्या बनना? आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है बच्चा? ट्रांसलेशन कहलाता है। ये लो एग्जाम के क्वेश्चन, ये लो एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन। या तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। या तो पूछेगा ट्रांसलेशन क्या है या पूछेगा आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है। आगे बात समझ में। अब बच्चों में एक शब्द और पढ़ा रही हूं आपको, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में बोलते हैं उल्टा या विपरीत अनुलेखन। हिंदी में बोलते हैं विपरीत अनुलेखन। बेटा एकदम आसान सी चीज है। जनरली सुनिए, जनरली डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बन गया तो उल्टा हो गया ना ट्रांसक्रिप्शन का, तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो लिख दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब सेल आरएनए से डीएनए बनाने लग जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक एंजाइम काम आता है यहां पे, आरएनएज। खैर छोड़ो, वो एंजाइम के बाद पढ़ाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये तीनों शब्द पूछ ले तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, ये तीनों शब्द बता देंगे। बता दोगे? अब बताओ आरएनए क्या होता है? मैम आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फेट हेलिक्स से बना हुआ होता है। आरएनए के स्ट्रक्चर में एक राइबोस शुगर होती है। आरएनए में AUCG नाइट्रोजेनियस बेस होते हैं। आरएनए का काम प्रोटीन बनाना होता है। आरएनए सेल के न्यूक्लियस में दिखता है और साइटोप्लाज्म में दिखता है। मैम आरएनए 3 प्रकार का होता है। mRNA मैसेज लाता है कितना प्रोटीन बनना है, कहां जाना है। rRNA इज द मेन आरएनए फॉर प्रोटीन मेकिंग। rRNA प्रोटीन बनाता है। tRNA बेचारा चुपचाप उतना ही प्रोटीन वहां पे ट्रांसफर करके आ जाता है। प्रोटीन बनता कैसे है? तो पहले डीएनए से आरएनए बनता है। जब भी प्रोटीन बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जैसे ही आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन उल्टा होने लग जाता है, यानी आरएनए से डीएनए बनना शुरू हो जाता है, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह दिया जाता है। इतनी बात मैंने वापस आपको रिपीट करवा दी है अनिल गुप्ता जी। अब आएंगे हम डीएनए को और थोड़ा पढ़ते हैं। आरएनए की बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। अब आइए जरा डीएनए की बात करते हैं। बच्चा डीएनए जब बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं, ध्यान से पढ़ना। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, मैं देखती हूँ आपकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है, आपका कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है। एक डीएनए का हेलिक्स, 2 डीएनए का हेलिक्स। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है? A डबल बॉन्ड T से जुड़ता है। आप उल्टा लिख सकते हो, इधर T लिख दो इधर A लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से G से जुड़ता है, फिर A डबल बॉन्ड T से ऐसे 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 चलते रहते हैं। इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। अब सुनो जरा, ये डीएनए के 2 हेलिक्स हैं, ये वाला हेलिक्स, ये वाला हेलिक्स। इन दोनों हेलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रोम का होता है। मैं लिखवाऊंगी नहीं, अपने आप लिख लेना अपनी परिभाषा में। एग्जामिनर कैसे पूछता है? डीएनए के 2 हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रोम। ठीक है। डीएनए की एक हेलिक्स कितने, देखो एक हेलिक्स का मतलब एक कुंडली, एक ये वाला यहां से लेकर यहां तक, इसे बोलते हैं एक कुंडली। ये एक कुंडली 34 एंगस्ट्रोम पे खत्म होती है, 34 एंगस्ट्रोम पे खत्म होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। और अगर आपसे पूछ ले ये क्या है बेटा ATCG, ये क्या है? ये नाइट्रोजीनियस बेस है ना, बेस पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, 2 है ना, एक जोड़े में देखो ना 2 है ना, ये नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस पूछे तो आप करके आओगे 3.4 एंगस्ट्रोम होता है। मैं फिर से बता देती हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से बता देती हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। सुनिए, डीएनए के 2 हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 एंगस्ट्रोम। डीएनए की एक कुंडली कितने एंगस्ट्रोम पे खत्म होती है? 34 एंगस्ट्रोम पे। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस का जोड़ा है उसके बीच में डिस्टेंस देखो, इस और इसके बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रोम है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जब डीएनए के एक हेलिक्स 34 एंगस्ट्रोम पे खत्म हो रहा है और बेसिस के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रोम है, तो एक कुंडली में कितने बेस के जोड़े होंगे? आप बताओ, आप बताओ। कॉमन सेंस है बेटा। देखो पूरा कहां खत्म हो रहा है? देखो पूरा कहां खत्म हो रहा है? 34 एंगस्ट्रोम पे। और 2 पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रोम।
ये देखो सबके आंसर आ गए। केशव वर्मा, आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है भैया है बेटा। 10 यानी कि डीएनए के एक हेलिक्स में कितने होते हैं? 10 पेयर नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। यस, बस ये 5 क्वेश्चन और लिख लेना अपनी परिभाषा में, ठीक है? ऐसी परिभाषा जो आपको समझ में आ जाए। 10 कैसे आया, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये चारों डीएनए के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं बेटा। कर लोगे? सबने 10 बताया है। गौरव शर्मा 11। अबे तुम्हारी तो मैथ्स मेरे से भी गंदी है, मुझे लगता है मेरी ही गणित इतनी कमजोर है। हाँ, तुम्हारी तो मेरे से भी खत्म है एकदम। ठीक है बच्चों, चले। हाँ जी मैम। आप सुनो बच्चों, ये डीएनए बढ़ता जाता है आगे। अब डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। आप सोचिए, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अगर ये डीएनए ऐसे बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा भाई। न्यूक्लियस से बाहर आते इसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी भाई, कोई भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर, लाइसोसोम खत्म कर देगा इसे। तो मैम इसका मतलब डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, तो इस डीएनए की पैकेजिंग कर देते हैं, इसे पैक कर देते हैं। एक लंबी सी रस्सी है, उसको ऐसे मैं मोड़ के छोटी सी रस्सी बना सकती हूँ ना? हाँ जी मैम। तो इस डीएनए की पैकेजिंग कर देते हैं, ऐसे इसे वापस मोड़ देते हैं, और मोड़ने वाले जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में नोट डाल के क्या लिखना है? क्या लिखना है? नोट डाल के लिखिएगा कि डीएनए की जो पैकेजिंग करते हैं, डीएनए को पैक करके वापस न्यूक्लियस में ही रहे, बाहर ना जाए, है ना? तो क्या तो डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए कौन से प्रोटीन? तो लिखो हिस्टोन प्रोटीन्स आर हेल्पफुल। हिस्टोन पीसीएस के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, स्टेटमेंट में आते हैं कि सही है क्या ये स्टेटमेंट, ठीक है? और ये हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ डीएनए के पास होते हैं, आरएनए के पास कुछ नहीं होता ऐसा, है ना? चलो सुनो, हिस्टोन प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक कर देते हैं ताकि वो न्यूक्लियस से बाहर ना जाए। तो लिखो, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बांध देते हैं या पैक कर देते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकिंग कर देते हैं। समझ गए ना पैकिंग? अरे वही बात, रस्सी होती है तो रस्सी ऐसे मान लो लंबी होती है, अब रस्सी को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो छोटी सी हो जाती है। ठीक वही बात है बेटा। आगे बस समझ लो। हाँ जी मैम आ गई। अब सुनो, जैसे ही ऐसा डीएनए था, सुनना जरा ध्यान से, ऐसा डीएनए था लंबा सा ऐसे डीएनए चल रहा था। अब इसके ऊपर कौन से प्रोटीन है? एच प्रोटीन। ऐसे ये जो मैम ने पिंक कलर से बनाए हैं इनको क्या बोलेंगे हम? इनको हम एच प्रोटीन बोलेंगे। अब ये प्रोटीन क्या करेंगे? इस डीएनए को वापस मोड़ लाएंगे ऐसे, और जैसे ही ये डीएनए और एच प्रोटीन है आपस में जुड़ते हैं तो पता है थोड़ी देर के बाद क्या बनता है? इस डीएनए की ऐसी पैकेजिंग हो जाती है, ऐसी, और इसी पैकेजिंग को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं बेटा। डीएनए जब पैक हो, चलो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये फोटो ना, मैं गूगल से डालती हूँ। क्या सर्च करें अपन करते हैं डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, आ गया होगा डीएनए हिस्टोन स्ट्रक्चर, ये आ गई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखाते हैं, कोई भी फोटो निकाल लेते हैं। कौन से निकालें जिससे आपको ये रहा, जैसे ये वाला फोटो देखो आप, है ना? इस फोटो को आप ध्यान से देखोगे, ये तो कुछ वेरिफिकेशन मांग रहा है बेटा। हाँ देखो, आज खुल गया। देखो ये डीएनए था, ऐसे डबल हेलिक्स। आप ऐसे बनाओ डीएनए, ऐसे बनाओ, क्या फर्क पड़ता है ना? ये डीएनए था, बहुत लंबा सा जा रहा था, जम्मा सा जा रहा था। H1 हिस्टोन प्रोटीन आ गए।
हिस्टोन प्रोटीन ने इस डीएनए को ऐसे बांध दिया, देखो ये गोल गोल वाले हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है, ठीक है। अब हिस्टोन के 8 सब यूनिट जुड़ गई है, ये डिपेंड करता है कितना लंबा डीएनए है ना। ऐसे ऐसे करते करते 8 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गए। तो अब देखो लास्ट में जाके ऐसे पैकेजिंग हो जाएगी और ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब ये डीएनए इस भाई साहब ने ऐसे ले रखा था तो ऐसा बना दिया, और मैंने सीधा डीएनए लिया था ऐसा, तो मैंने इसको ऐसा बना दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, तो आप क्या लिख के आओगे बेटा, क्रोमोसोम्स डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना चाहेंगे, हम नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालेंगे, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पूरी आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, ये ऐसे ही नहीं आ जाते हैं आपके अंदर मम्मी पापा के जीन्स, कैसे आते हैं वो समझ रहे हो आप, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, मैं लिख दो, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस एच प्रोटीन, ठीक है। कौन से, हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब एग्जामिनर का दिमाग घूमता है तो वो पूछ लेता है क्रोमोसोम्स किससे बनाता है, डीएनए से या आरएनए से, तो आपको डीएनए ही करना है, आरएनए क्यों करना है, आगे बस समझ में। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अरे यार टाइम ही हो गया, आज तो पता ही नहीं लगा मुझे टाइम कब बीत गया, ठीक है, आगे बस समझ में। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, लड़के में कौन से होते हैं, लड़की में कौन से होते हैं, ये सारे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी जीन्स नहीं पढ़ाया है मैंने, अभी जीन्स भी आएंगे, रुको। अब आप ये बताओ, आज की क्लास का कोई डाउट है क्या। चलो, नीलेश कह रहे मैम ह्यूमन डिजीज एनिमल किंगडम पढ़ना है क्या। देखो बेटा, आरआरबी ने कहा था कि हम नई एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, उसके बाद भी डिजीज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डिजीज वाला चैप्टर मत छोड़ना यार, पढ़ लो। मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, धंधा करने के शौकीन है, इतने धंधे कर चुके हैं ना वो अपने लाइफ में कि हम परेशान हो चुके हैं उनसे, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे। अब बताओ बेटा, कोई भी डाउट हो बता दो, हाँ कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लो। जीनोम कैसे बनता है, रुको, जीनोम अलग चीज होती है, पढ़ाएंगे आपको आगे। जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, एलील क्या होता है ना, पढ़ाएंगे। पहले आप ये बताओ बस, आज की क्लास से कोई डाउट है, आगे मत चलो मेरे से। मैम कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैम इतना याद करना पड़ेगा, भाई मैं क्यों पढ़ा रही हूँ अगर याद ना करना पड़ता, मुझे कोई शौक है क्या ज्यादा पढ़ाने का। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, पहली बार साइंस समझ में आ रहा हूँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और बताओ अब क्या क्या लिख रहे थे, आप लिखो ना। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मैं नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, उसके दूसरे टीचर होंगे, आप उनसे पढ़ सकते हैं। क्या लिख रहा है बच्चा, खान सर से पढ़ा हूँ। एक बच्चा क्या लिख रहा है, ये खान सर इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। हर टीचर की बेटा अलग फिलॉसफी होती है पढ़ाने की। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो मैम आप इतने डीपली पढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है, बहुत बढ़िया, सब सही मैम, बस थोड़ा सा टेक्निकल टीम को कंट्रोल कर लो। टेक्निकल टीम को कल बताती हूँ मैं, कल अगर बेटा उस गलती से अगर उस लड़के ने लगा दी मेरी यूट्यूब फॉर्मेट में क्लास, फिर देखना तुम, तुम्हारी मैम का गुस्सा। तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता, बेटा सबको गुस्सा आता है, गुस्सा आना भी चाहिए, है ना। गुस्सा आ रहा है, इमोशंस हो रहे हैं, तभी तो पता लग रहा है इंसान जिंदा है ना। मरे हुए इंसान में गुस्सा इमोशंस कुछ बचते हैं क्या, नहीं। चलो ओके बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को, मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ ऊपर से जा रहा है बेटा। ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपकी मैम पढ़ाती है। आप ना आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर लो, ना मैं पढ़ा रही हूं उससे कम ना उससे ज्यादा, मैं सच्ची बता रही हूं बच्चा, बस इतना मेरे पे भरोसा करके एक बार पढ़ लो आप साइंस।
ओके, बार बार मत पढ़ो। चलो फिर, थैंक यू सो मच। कल हम क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे, हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है, पहले ही कहा था चैप्टर बहुत बड़ा है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी भर भर के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच बच्चों, कल मिलते हैं आपसे। आपकी डाउट क्लास भी लूंगी मैं, कोई डाउट है तो नोट्स बनाते हो ना, साइड में लिख दिया करो कॉपी में, रजिस्टर में। डाउट क्लास भी लूंगी मैं आपकी, डोंट वरी, डाउट क्लास भी लूंगी। मैम जेनेटिक्स नहीं पढ़ाओगे क्या? बेटा तुम क्या, चलो इस चैप्टर के बाद जेनेटिक्स ही पढ़ा देंगे तुम्हें, खत्म। ठीक है, इस चैप्टर के बाद जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, आनुवांशिकी विज्ञान पढ़ेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं मैम जेनेटिक्स चैप्टर नहीं पढ़ाती क्योंकि मैं जेनेटिक डिजीज में पढ़ा देती हूँ, आधा यहाँ पढ़ा दिया डीएनए आरएनए, है ना। जेनेटिक्स में क्या है, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स, यही तो है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाती हूँ अलग से करके। अलग करके पढ़ना है तो अलग करके पढ़ा देंगे आपको जेनेटिक्स, बस मेंडल लो ही तो पढ़ाने है एक्स्ट्रा, मुझे पढ़ा दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनेटिक्स तो मैंने पूरी ब्रांच पढ़ी है बेटा, जब मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया था तो, नहीं सॉरी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया था, तो आई थिंक 4th या 5th सेमेस्टर में तो पूरा जेनेटिक्स पढ़ा था हमने। तुम सिर्फ जेनेटिक्स की बात करो, आपकी मैंने तो बायो जेनेटिक्स पढ़ रखी है, आपने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी है ना। बेटा मैंने पढ़ा बायो केमिस्ट्री, है ना, मैंने बायो केमिस्ट्री पढ़ा है। सर्च करना कभी, बायो केमिस्ट्री से लोग पीएचडी करते हैं, बायो केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं। हालांकि मेरे सिर्फ बायोटेक वाले में एक सेमेस्टर में बायो केमिस्ट्री था। ये जो आप सेल बायोलॉजी इतना सा पढ़ रहे हैं ना, मैंने पूरा एक सेमेस्टर पूरा सेल बायोलॉजी पढ़ा है, सेल बायोलॉजी पूरा एक सेमेस्टर पढ़ा। हमारे तो सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट हुआ करते थे ये। हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से थे पता है मुझे, कुछ कुछ याद है, जैसे जेनेटिक्स सब्जेक्ट है एक, इसका अलग से पेपर होगा, आप तो एक जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना। ऐसे ही दूसरा सेल बायोलॉजी, जिसको आप ये बोल रहे हो साइटोलॉजी, ये पढ़ते थे हम। हमने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री बायो के अंदर घुसी है वो पढ़ी है हमने, बायोकेमिस्ट्री। सेंट्रीफ्यूगेशन मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा था, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा था, ये सब पढ़ा था वहां पे ना। और कौन कौन से होते थे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है हमने, माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट पूरा था। ये सारे अगर किसी ने बायोटेक की होगी तो सब पता होगा उसको, ये शब्द नाम पता होंगे, है ना। हम तो ये पूरे सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, कल की क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हम भी चले, बस आज इस समय तो एक ही क्लास है मेरी। बाय बाय।